हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो हम लोग आज यहाँ पर अपना इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पर आ चुके हैं, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं कीनेजियन थ्योरी के कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, और हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। स्टेटमेंट प्लीज अपने आप से यहाँ पर ऑप्शन स्टॉप कर वीडियो रीड करना। ऑल्सो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम ये बहुत ही आसान चैप्टर है फॉर अकाउंटिंग का जो लास्ट पार्ट था, मैंने इसी वजह से ना आपको पहला चैप्टर नहीं कराया था सबसे पहली वीडियो में, क्योंकि फिर वो डाउट आ जाता कि ये तो बहुत आसान है। इंट्रोडक्टरी चैप्टर था तो आसान ही है वो, उस पर से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएंगे। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाए भी हैं, आपको डाउट्स भी आए हैं, आपसे सॉल्व भी नहीं हुए थे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर थे। तो प्लीज यहाँ पर ना थोड़ा समझा करो कि चैप्टर कौन सा है। जो चैप्टर आपको ज्यादा आसान लगता है उसमें से क्वेश्चन भी कम ही आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कीनेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी इन्वेस्ट करना न्यू कैपिटल में एज लॉन्ग एज यहाँ पर जो मार्जिनल एफिशिएंसी है कैपिटल की वो हमारे एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है। मार्जिनल एफिशिएंसी ग्रेटर या इक्वल है प्रीवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट के। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रॉक बॉटम लेवल पर है। टोटल सेविंग्स इकोनॉमी में इक्वल टू द या फिर आर इक्वल टू द टोटल इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो एसेट की जीरो है। अब ये ना आपको 5 स्टेटमेंट्स बनाकर भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट है, बस उसमें फिर आपको 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट या 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट भी दे दी जाती है। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखो, कीनेजियन इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का वो डिपेंड करता है कि क्या रिलेशनशिप है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी में, ठीक है, और हमारी न्यू कैपिटल एसेट की एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स की, ताकि हम इसको फाइनेंस कर पाए। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी किसी एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट से। तो डिस्काउंट रेट जिस पर की हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्यूचर यील्ड्स की वो इक्वल हो जाती है टू द सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल एसेट, वो हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, ये होती है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी किसी एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ कैपिटल एसेट से। वो डिस्काउंट रेट जो कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो हमें एक्सपेक्टेड फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये हमारे सप्लाई प्राइस या फिर जो हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसके बराबर होगी। फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर एक फर्म खुद के फंड्स को यूज करती तो इंटरेस्ट रेट रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कि उनको क्या अर्निंग मिल जाती है अगर वो इस पैसे को किसी और को लैंड करते। ठीक है, तो डिसीजन रूल हमारे पास में अगर एक रैशनल एंटरप्रेन्योर को लेना है तो वो ये देखता है कि एमईसी और इंटरेस्ट रेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। अगर एमईसी हमारा ग्रेटर देन आर है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग होगी इन्वेस्टमेंट की। अगर ये इक्वल है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट है जहां पर फर्म इंडिफरेंट है, कोई भी यहाँ पर लिमिट हमारी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की मार्क होगी। और एमईसी अगर लेस देन आर है तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है और फर्म इन्वेस्ट नहीं करेगी। समझ में आ गया। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखो, पहला ये बोल रहे हैं कि इक्वल है टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे जो होते हैं वो मार्जिन प्रॉफिट हम कितना बना रहे हैं इस पर होता है, जो नेक्स्ट यूनिट हमारी है। ठीक है, कंपेयर यहाँ पर हम किसको करना है, मार्जिनल एफिशिएंसी को। फिर इंटरेस्ट रेट ये बोल रहे हैं रॉक बॉटम लेवल पर है, लिक्विडिटी ट्रैप है, तो लो इंटरेस्ट रेट हमें इन्वेस्टमेंट को एनकरेज तो करते हैं लेकिन क्राइटेरिया नहीं है एक सिंगल फर्म के डिसीजन के लिए। लो रेट पर हो सकता है कि एमईसी भी कम है इस प्रोजेक्ट में, तो ऐसे में फर्म्स इन्वेस्ट नहीं करती हैं। फिर सेविंग हमारी अगर इन्वेस्टमेंट के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग रूल में तो काम आएगी नहीं। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट जीरो है, इसमें इकोनॉमिकली अनरियलिस्टिक होता है, हर एक कैपिटल एसेट का यहाँ पर कुछ ना कुछ सप्लाई प्राइस रहेगा ही। ओके, तो अगर एमईसी ग्रेटर देन आर है इन्वेस्ट करो, पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। अगर एमईसी आर के इक्वल है इक्विलिब्रियम और कम है तो इन्वेस्ट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, marginal efficiency of capital is defined as the discount rate that makes the present value of the expected series of annual yield
फ्रॉम अ कैपिटल एसेट इक्वल टू इट्स। तो बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर केनिस ने क्या बोला था कि जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो क्या है, वो रेट ऑफ डिस्काउंट जिस पर कि हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं सीरीज ऑफ एन्युटीज जो कि यहाँ पर हमारे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। तो ये हमारे इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस रहेंगे। तो अगर हम देखें एसपी आपका क्या होगा, R1 1 प्लस R टू द पावर 1, R2 1 प्लस R टू द पावर 2, R3 1 प्लस R टू द पावर 3। ठीक है, और ऐसा करते करते आपका Rn 1 प्लस R टू द पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर एसपी क्या है आपका, सप्लाई प्राइस हो गया। आर क्या है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड पॉजिटिव, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स जो रिटर्न्स हमें मिलने वाले हैं। और स्मॉल आर क्या है, ये आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया। तो सप्लाई प्राइस जो है वो प्राइस नहीं है जिस पर एसेट हमने मार्केट में बेचा, रेदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है क्रिएटिंग अ न्यू एडिशनल यूनिट ऑफ दैट कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब यील्ड हमारी मशीन ने जो जनरेट की है वो हायर देन द कॉस्ट ऑफ बाइंग और क्रिएटिंग द मशीन है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सप्लाई प्राइस या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू क्या थी, रेजिडुअल वैल्यू थी हमारे पास में। हिस्टोरिकल कॉस्ट पास्ट कॉस्ट थी जो कि हमने यहाँ पर एसेट के लिए पे की होंगी। एमईसी कैसा होता है, ये आपका फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लेकर चलता है। ठीक है, यहाँ पर कि क्या कॉस्ट होंगी अगर हमने एसेट्स को आज कैप्चर किया या आज उसको खरीदा। मार्केट प्राइस आपको पता ही है, यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल थ्योरी में यूज नहीं होता, हम सप्लाई प्राइस यूज करते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह देखने के लिए। डेप्रिसिएशन जो है वो आपका अकाउंटिंग अलोकेशन रहता है कॉस्ट का। अच्छा, अगर हम एमईसी कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से तो हम देखेंगे कि हमेशा जो एमईसी आएगा वो आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आएगा अगर, ठीक है, तो फिर इन्वेस्टमेंट हम प्रॉफिटेबल मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the classical model what is the primary equilibrating force that ensures all savings are automatically converted into investment। तो अब यहाँ पर हमें क्लासिकल व्यू वर्सेस हमारा कीनेसियन व्यू समझना होगा। तो देखो सबसे पहले लोनेबल फंड मार्केट होते हैं, लोनेबल फंड्स मार्केट। यहाँ पर क्या होगा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि जो लोनेबल फंड थ्योरी है उसमें इंटरेस्ट रेट हमारे प्राइस की तरह काम करता है जो कि बैलेंस करेंगे सप्लाई ऑफ सेविंग्स एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स क्या है, एक फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे लोग ज्यादा सेविंग करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं बोरोइंग हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए भी चीपर हो जाती है। अब आ जाओ इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म पर। तो अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाती हैं तो एक सरप्लस हमारे लोनेबल फंड्स का बनता है, और ये जो सरप्लस है ये इंटरेस्ट रेट्स को गिरा देता है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स फॉल करते हैं सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो अब हम यहाँ पर कर्व के नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जब तक हमारे पास में S इक्वल टू आई नहीं हो जाता तब तक हम डाउनवर्ड मूव करते रहेंगे और एक न्यू इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन लोनेबल फंड मार्केट। अब यहाँ पर आपके पास में ये बोल रहे हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो कीनेसियन इक्विलिब्रेटिंग फोर्स थी ये, जिसमें इनका केनिस का क्या कहना था कि जब इनकम चेंज होती है तो वो एस और आई दोनों को ही बैलेंस में लेकर आएगी, ना कि केवल इंटरेस्ट रेट को। एनिमल स्पिरिट्स में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक कीनेसियन टर्म है जो कि ह्यूमन इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स दिखाती है, जैसे ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म जो फाइनेंशियल डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। फिर गवर्नमेंट फिस्कल इंटरवेंशन। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि किसी भी लेजिस्लेटिव इकोनॉमी में अगर मार्केट कैसा होगा, सेल्फ करेक्टिंग होगा और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। देन वर्टिकल शेप हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व का। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो हमारे क्लासिकल में होता है वो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, और एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो थी वो वर्टिकल थी, राइट। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रेटिंग फैक्टर्स की, ठीक है, तो वो हमारे पास में इंटरेस्ट रेट होता है क्लासिकल में, और कीनेसियन इकोनॉमी में इनकम होती है। अच्छा, अब अगर हम देखें कि सेविंग किस पर डिपेंड करती है, तो क्लासिकल में तो इंटरेस्ट रेट पर ही डिपेंड करती है और कीनेसियन में इनकम के ऊपर। इन्वेस्टमेंट किस चीज पर डिपेंड करती है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट पर ही डिपेंड करती थी। यहाँ पर आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कॉस्ट
एंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर करती थी। ये आपका मार्केट सेल्फ करेक्टिंग होता है। कीनेसियन में आप डिप्रेशन में भी स्टे कर सकते हो। फाइन, क्लियर, आगे बढ़ो। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफर्स फ्रॉम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बिकॉज एमईआई अकाउंट फॉर। तो अब हमें ना सबसे पहले तो समझना होगा कि एमईसी और एमईआई के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोनों यहाँ पर टर्म्स जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करती है, but they describe us different economic scenarios. One is for a single firm, ठीक है, while the another one is for entire economy, correct? So marginal efficiency of capital ये एक assumption लेकर चलती है कि जो सप्लाई प्राइस है कैपिटल का वो कांस्टेंट रहता है। ये हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बताता है ऑन एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर अज्यूम क्या करेंगे हम कि जितना हमसे खरीदा जा सकता है कैपिटल, ठीक है, उतना हम यहाँ पर कैपिटल को यूज करते हैं अपने करेंट मार्केट प्राइस पर। और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा रियलिस्टिक बात करता है, ये एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की बात करता है। ये बोलता है कि देखो जब सभी फर्म्स किसी भी इकोनॉमी में डिसाइड करें कि उनको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है साइमल्टेनियसली, तो जो डिमांड है कैपिटल गुड्स की जैसे मशीनरी, स्टील, लेबर, ये भी बढ़ेगी। और जब डिमांड पुश करती है सप्लाई प्राइस को, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे उन गुड्स के, तो जो कॉस्ट है एसेट की वो भी इंक्रीज होती है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे नेचुरली नीचे गिरते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एमईआई हमारा फॉल करेगा, तो एमईआई का जो कर्व होता है वो ज्यादा स्टीपर कर्व होता है एमईसी के कर्व से। आगे समझ में? तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या होगा कि जो राइजिंग सप्लाई प्राइस है कैपिटल गुड्स के वो एग्रीगेट वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगी, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होगा। सो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स अगर चेंज होते हैं तो एमईसी और एमईआई दोनों ही हमारे कंपेयर किए जाते हैं अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट्स, और दोनों रेट्स यहाँ पर खुद से डिफरेंस हमें नहीं बताते दोनों कॉन्सेप्ट के बीच में। फिर हमारे पास में सी में साइकोलॉजी की बात की गई है, तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो दोनों को अफेक्ट करती हैं। प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स यहाँ पर पार्ट होती हैं इक्वेशन का, जो कि कॉमन है हमारे एमईसी और एमईआई में। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो देखो टैक्सेस क्या करेंगे, नेट रिटर्न्स को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक डाइवर्जेंस कितना होगा इंडिविजुअल फर्म के रिटर्न में और इकोनॉमिक वाइड रिटर्न्स में, वो हमें नहीं पता चल पाता। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेदर और नॉट वी आर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये हमारे पास ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट बताता है। याद है ना, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो नेट बन जाता है। ओके, सो यहाँ पर एमईसी जो है वो इंडिविजुअल फर्म सिंगल एसेट के बारे में बात करती है, जहां पर सप्लाई प्राइस को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और इसका जो कर्व होता है वो ज्यादा इलास्टिक या फ्लैटर होता है नेचर में। जबकि एमईआई एंटायर इकोनॉमी को कवर कर कर अज्यूम किया जाता है कि राइज कर रही है और इन इलास्टिक है, स्टीपर कर्व आपका देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा हमारे पास में, एक एंटरप्रेन्योर कंसीडर करें एक प्रोजेक्ट जो है उसका कॉस्ट 100,000 है, ये यहाँ पर रिटर्न्स देगा 110,000 आफ्टर 1 ईयर विद फर्दर नो रिटर्न्स। इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, शुड द एंटरप्रेन्योर अंडरटेक द इन्वेस्टमेंट। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम निकालेंगे और इसको मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है उसको हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका कितना है 100,000 है, और R1 आपका कितना हो गया, कितना एक्सपेक्टेड है कि हमें फ्यूचर में कितनी यहाँ पर अमाउंट मिलने वाली है 1,10,000, और जो हमारे पास में रेट्स रहेंगे वो हमें निकालने हैं, राइट। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर हमारे पास 1,10,000 अपॉन 1,00,000, दैट इज यहाँ पर 1.10 होगा, और इसमें से -1 करेंगे तो आर हमारा 0.10 आ जाएगा, या फिर इसको हम 10% लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब एमईसी को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कंपेयर करो, तो एमईसी क्या है आपका, स्मॉल आर से डिनोट किया आपने, और मार्केट रेट आपका यहाँ पर आई के साथ में। तो एमईसी ज्यादा है या आपका मार्केट रेट ज्यादा है, मार्केट रेट ज्यादा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 12% है, राइट। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास में मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितनी है, कम है 2% से,
तो एंटरप्रेन्योर केवल तभी इन्वेस्ट करते हैं जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज MEC हमारा ग्रेटर है या इक्वल है टू द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। क्योंकि 10% 12% से कम है तो जो कॉस्ट है फाइनेंसिंग की प्रोजेक्ट की वो हायर है देन द प्रॉफिट इट इज जनरेटिंग। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर खुद के पैसा भी यूज कर लेंगे तो भी लैंडिंग करना ज्यादा बेटर है रेदर देन इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? नो, बिकॉज द MEC इज लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कैन इज यूज द टर्म एनिमल स्पिरिट्स टू डिस्क्राइब। ये एनिमल स्पिरिट्स आपने बहुत बार पढ़ा है। मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी यहाँ पर हमारे कैनिस साहब ने जिसका नाम था जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, राइट। तो यहाँ पर JM कैनिस का क्या कहना था? इनका कहना था कि ये जो एनिमल स्पिरिट्स है ये हमें बताती है कि भाई क्यों इन्वेस्टमेंट्स इतनी वॉलेटाइल कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड में। तो अब ये कहते हैं कि जो फ्यूचर है वो फंडामेंटली अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता कल क्या होगा। तो जैसे एक गेम यहाँ पर रॉलेट का होता है जहां पर ऑड्स नोन होते हैं, बिजनेस ओनर्स को कैलकुलेट कर पाते हैं वो कि प्रोबेबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सीड करने की 10 इयर्स फ्रॉम नाउ कितनी होगी। और साइकोलॉजिकल ड्राइवर यहाँ पर काम करता है। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स रिलाई करें सोली अपनी कोल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे कि MEC या इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हो पाएगी क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हमेशा ही बहुत हाई रहेगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमारे इंट्यूशन, इमोशंस और कॉन्फिडेंस इन दोनों के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट है कि भाई हम कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं या कितने पेसिमिस्टिक हैं बिजनेस कम्युनिटी के रिगार्डिंग, और हमारी कितनी स्पॉन्टेनियस अर्ज है कि हम यहाँ पर एक्ट करें रेदर देन रिमेनिंग आइडल। तो बेसिकली एनिमल स्पिरिट्स अगर हाई हैं और इन्वेस्टमेंट बूम हमें देखने के लिए मिला तो इंटरेस्ट रेट्स हमारे पर्टिकुलरली लो नहीं होते हैं हमेशा। जब यहाँ पर मान लो वो लो है क्या आपके इंटरेस्ट रेट्स, तो ऐसे में कब होते हैं लो? जब कोई रिसेशन है। तो एक 0% का इंटरेस्ट रेट भी हमें हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट ना करने दे क्योंकि जो बिजनेसमैन है उनको लगता है कि रिस्क लेना बेकार होगा। उनकी जो एनिमल स्पिरिट है वो यहाँ पर, ठीक है, वो अभी लैकिंग है हमारे बिजनेसमैन में। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस अर्ज टू एक्शन एंड इमोशन, ह्यूमन इमोशन जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। अच्छा, कीनेजियन व्यू में हम ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन नहीं है केवल इंटरेस्ट रेट का, वो फंक्शन इंटरेस्ट रेट और स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों का है ना। ये भी याद रखना अगर कुछ ऐसा बनकर आ जाए आपके सामने, एनिमल स्पिरिट पूरा लिखा होगा तो ये समझ जाना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन किस किस का है, इंटरेस्ट रेट का और एनिमल स्पिरिट का। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, बस ऐसे लिखा आएगा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व कैसा होता है नेचर में। तो बताओ कैसा होता है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है ये हमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा होगा और जो टोटल वॉल्यूम हमारी इन्वेस्टमेंट की है। सो बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो जो प्रोजेक्ट्स बहुत ही हाई आपका MEC रखेंगे, ठीक है, वही प्रॉफिटेबल होंगे। अगर यहाँ पर ऐसे बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं तो वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स कम हो गई, और जब इंटरेस्ट रेट लो है तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो गई। तो प्रोजेक्ट्स वायबल हो जाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स कम वायबल थे वो भी वायबल बन जाते हैं क्योंकि MEC अब आपका किसके बराबर होगा या किससे बड़ा होगा? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में है। ठीक है, तो फर्म्स यहाँ पर लार्जर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लेकर चलते हैं जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व ड्राइव होता है MEC शेड्यूल के साथ में, और MEC यहाँ पर फॉल करते हैं जितना ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट होती है, कर्व हमारा स्लोप करता है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग, डी आपका आंसर हो जाता है। अच्छा, अगर अपवर्ड स्लोपिंग होता है तो इसका क्या मतलब होता कि फर्म ज्यादा बोरो करना चाहती है और इन्वेस्ट करना चाहती है जब इंटरेस्ट रेट्स हाई है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल बिल्कुल कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्म बोल रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक और वर्टिकल।
देखो, जब इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली इंटरेस्ट इनसेंसिटिव हो जाती, ठीक है, तो ऐसा हो सकता था। आप कुछ इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, तो एक परफेक्टली वर्टिकल कर्व एक्सट्रीम केस हो जाता है, जहां पर कि हमारे पास में एक्सट्रीम पेसिमिज्म है। ओके, तो ऐसा अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तो कर्व वर्टिकल बन जाएगा। अच्छा, शिफ्ट ऑफ मूवमेंट याद है ना आपको? तो मूवमेंट और आपकी कब होती है? जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में। और शिफ्ट कब होगा ये? क्योंकि एनिमल स्पिरिट्स है बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की बात हो रही है, कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात हो रही है, या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो बहुत क्लियरली आता होगा कि ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। ऑटोनॉमस कौन सा वाला था? जो कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस कि आपकी लेवल ऑफ इनकम क्या है। तो ये आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाना होता था, याद है ना आपको? इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर दिखाना होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें भूख तो लगेगी ही। अगर हम इंसान जिंदा है या एनिमल जिंदा है, पेड़ है, कोई भी है, कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करेंगे ही, तभी तो जिंदा है। अपनी या तो सेविंग्स खत्म करेंगे या बोरोइंग लेंगे। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास में फैक्टर्स जो कि इनकम साइकिल से बाहर आते हैं, सच एज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, डिस्कवरी हुई न्यू रिसोर्सेज की, पॉपुलेशन ग्रोथ है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, तो ये भी ड्राइव करते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को। और ये जो नेचर है ये कैसी है? ये इनकम के साथ नहीं बदलती है। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट यहाँ पर जीरो होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट इज जीरो इन विच ऑफ द केसेस? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या थी? जो कि हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे कम होगी कम होगी। तो यहाँ पर अगर हमारी नेशनल इनकम में चेंजेस आते हैं या एग्रीगेट डिमांड में, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, डिमांड गुड्स के लिए बढ़ जाती है। इस डिमांड को मीट करने के लिए फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा मशीनरीज में, फैक्ट्रीज में, कैपेसिटी बढ़ाते हैं। और यहाँ पर एक प्रॉफिट ड्रिवन एंड अपवर्ड स्लोपिंग हमें ग्राफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसको ड्राइव करते हैं। तो एक दो चीजें याद रखना। अगर मैं बोलूं इनकम इलास्टिसिटी, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आप बोलेंगे जीरो या इनइलास्टिक। ठीक है, कर्व आपका कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा, पैरेलल रहेगा आपकी एक्स एक्सिस से। और प्राइमरी सेक्टर यहाँ पर गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर होते हैं यूजुअली। और इन ऑल द केसेस मत लिखना, एक्सट्रीम कुछ आ जाता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होती है, इलास्टिक होती है। राइट, किसके लिए? इंटरेस्ट रेट्स के लिए। अपवर्ड स्लोपिंग होती है और यूजुअली आपकी प्राइवेट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following factors can cause a shift in the investment demand curve? Change in the market rate of interest, improve in production technology, changes in business expectation about future demand, और changes in corporate tax rate। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखो, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझना होगा कि एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आपका वर्टिकल एक्सिस पर आएगा, और क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी किस में आती है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो अब मूवमेंट कब होती है हमारे डिमांड कर इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व में? जब हमारे पास में यहाँ पर जो मार्केट रेट हैं वो इंटरेस्ट के कम होते हैं। उससे क्या होगा? हमारे पास में जो इंटरेस्ट क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो यहाँ पर क्वांटिटी है इन्वेस्टमेंट की, डिमांड की, वो हमारी बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास शिफ्ट कब होता है, तो शिफ्ट होता है अदर देन इंटरेस्ट रेट चेंज फैक्टर्स से। तो जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे तो बेटर टेक्नोलॉजी से कैपिटल ज्यादा प्रोडक्टिव होगी और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो कर्व है वो अब शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड। अगर हमारे पास बिजनेस एक्सपेक्टेशंस ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स अच्छी हैं, तो फ्यूचर डिमांड जो होगी कि भाई यहाँ पर बढ़ेगी, तो ऐसे में हायर यील्ड यहाँ वो एक्सपेक्ट करेंगे, तो कर्व आपका राइट वर्ड जाएगा। और लेफ्ट वर्ड कब जाता है? जब कॉर्पोरेट टैक्सेस आपके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अगर हम देखें हमारे पास में
ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर बढ़ गई तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो मार्केट रेट चेंज में हमारे पास मूवमेंट होती है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से शिफ्ट आता है, ठीक है। शिफ्ट राइटवर्ड पूछा होता तो हमारे पास में यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होते। ओवरऑल शिफ्ट पूछा है तो हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इन द कीनेसियन फ्रेमवर्क if the economy is in a liquidity trap, an increase in the money supply will have what effect on the level of investment? तो देखो हमारे पास investment will increase significantly, will decrease due to crowding out, no effect on investment because interest rates cannot fall any further, investment will become perfectly elastic, marginal efficiency of capital will immediately rise to match the interest rate। बताओ क्या आंसर होगा। लिक्विडिटी ट्रैप कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें कि हमारे जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होते हैं वो या तो एकदम ही जीरो हो जाते हैं या नियर जीरो होते हैं, राइट। और पब्लिक प्रिफर करती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कैश अपने हाथ में रखे रेदर देन बॉन्ड या एसेट्स में। तो हमारे पास जो डिमांड फॉर मनी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स का मानना ये होता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अपने एब्सोल्यूट फ्लोर तक आ चुके हैं और बॉन्ड प्राइसेस अपने मैक्सिमम पर पहुंच गए हैं। देयरफॉर उनको ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो राइज करेंगे फ्यूचर में, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएंगे। और कैपिटल लॉसेस को अवॉइड करने के लिए लोग यहाँ पर होल्ड करते हैं कैश को। तो फेलियर हमारे पास में यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी का भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर मनी सप्लाई हम बढ़ा देते हैं तो सप्लाई कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास में यहाँ पर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा, ये लोअर हो जाएंगे। तो बेसिकली ओवरऑल हम यहाँ देख रहे हैं कि जब कोई ट्रैप होता है तो एडिशनल मनी पंप की गई अगर इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो वो तो सिंपली एब्जॉर्ब करेगी इनटू आइडल कैश बैलेंसेस। तो इंटरेस्ट रेट्स हमारे गिरेंगे नहीं और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी अनचेंज रहेगी। तो मनी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे में हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ा दो या कम कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिक्विडिटी ट्रैप में। और तीसरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए देखें अगर, तो जो डिसीजन है कि इन्वेस्टमेंट हमें करनी है या नहीं करनी वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, साथ में इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। और अगर इंटरेस्ट हमारे फ्लोर रेट पर है, मिनिमम रेट पर है, तो फर्म को यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं मिलेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएं। और कोई भी स्टिमुलस इफेक्ट यहाँ पर इंक्रीज मनी सप्लाई से देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ये बोल रहे हैं अगर फर्स्ट ऑप्शन में इंक्रीज करेगी सिग्निफिकेंटली, तो ये नॉर्मल रेंज में होता है मनी डिमांड कर्व के जब इंटरेस्ट रेट्स रिस्पॉन्सिव होते हैं। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगी ड्यू टू क्राउडिंग आउट, तो क्राउडिंग आउट कब होता है, जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो क्या है, वो यहाँ पर यह है कि भाई रेट्स जो है वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे। फिर चौथा आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट हमारी परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। तो जो इलास्टिसिटी इन्वेस्टमेंट की वो किस बात पर डिपेंड करती है कि जो एमईसी है आपका उसका शेड्यूल क्या है, ना कि स्टेट ऑफ द मनी मार्केट। और फिर लास्ट बोल रहे हैं कि एमईसी बढ़ जाएगा तो ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ना कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है बाय चेंजेस इन द मनी, ठीक है, मनी सप्लाई। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पावरलेस हो जाती है। और केनिस का मानना है कि ऐसे में हमारे पास केवल फिस्कल पॉलिसी जो है वो ही इफेक्टिवली शिफ्ट कर सकती है एग्रीगेट डिमांड कर्व को और जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ा सकती है। अब आ जाओ आपके कंजम्पशन फंक्शन की तरफ। ये तो थे अभी तक के जो क्वेश्चंस थे इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कैनीज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि लेवल ऑफ इनकम जो है वो हमारी अबव द ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग, कब होगी ऐसा, तो देखो हमारे पास में एक सिंपल सी लॉ है जेएम कैनिस की। तो ये बोलती है कि जो मैन है वो डिस्पोज्ड है एज द रूल एंड ऑन एन एवरेज टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम राइजेस, ठीक है। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकम अगर 50 लाख रुपए से बढ़ गई तो 50 लाख का कंजम्पशन ही कर लेंगे। मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखाते हैं, फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, तो जो रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो अकॉर्डिंग टू केनस जीरो से हमारा एमपीसी जो है वो 1 के बीच में रहता है।
और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे पास में क्या था, टोटल कंजम्पशन हमारा कितना हुआ अपॉन हमारी टोटल इनकम। ठीक है, तो अगर हमारे पास में एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होगा तो हम अबव द ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, हम उसमें जाएंगे। तो ए क्या था आपका, ऑटोनॉमस कंजम्पशन था। बी आपका क्या था यहाँ पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, बी हमारे पास याद होगा, मैंने आपको समझाया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और यहाँ पर हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है, y जो है वो c के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास एपीसी 1 के बराबर हो जाता है, और जो कंज्यूमर है वो अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर रहा है। बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाएगी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारा थोड़ा कम होता चला जाएगा और एक स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ टोटल इनकम बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ए की, तो ए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, तो जो टोटल कंजम्पशन है वो भी हमेशा स्लाइटली हायर रहेगा आपका बीवाई से, है ना, ए के नंबर भी तो ऐड हो रही है इसमें। तो इन एनी कंजम्पशन फंक्शन एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जो है वो हम क्या करता है, वो देखो जो एपीसी डिक्लाइन करेगा जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी, लेकिन हमेशा एमपीसी से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो एपीसी हमेशा किससे बड़ा रहेगा, एमपीसी से बड़ा रहेगा। ओके, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। एमपीसी अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, लोग बहुत ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जितना वो अर्न करते हैं उससे भी। अगर एपीसी एमपीसी से कम है तो हमारे पास नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एमपीसी 0 है, इसका मतलब कंजम्पशन बदलता ही नहीं है जब इनकम बदल चेंज हो रही है। और एपीसी अगर 1 है तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पर होगा, नॉट फॉर एनी लेवल ऑफ इनकम अबव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a two sector economy, if the consumption function is 0 equal to 50 plus 0.8y, what is the value of multiplier? तो हमारे पास में k जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, किसका रेशियो था, चेंज इन नेशनल इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल चेंज, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें इसे दिखाता है। तो यहाँ पर एमपीसी क्या है आपका, एमपीसी हमारे पास 0.8 है, राइट। तो अब हम के कैसे निकालते थे, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1 माइनस ये 0.2 हो जाएगा, फिर ये हमारा 5 आ जाएगा आंसर, राइट। 0.8 हमारा एमपीसी है ना, तो रिलेशनशिप हमारे पास एमपीसी के साथ क्या है कि जो मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी है, जितना हायर एमपीसी होगा, ठीक है, उतना ही हमारे पास में डिनोमिनेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर कम होगा तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा। और रिलेशनशिप एमपीएस के साथ क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमारे पास एमपीएस क्या था, 1 माइनस एमपीसी, इनकम में से जितना कंज्यूम कर लिया बचा हुआ तो सेव कर रहे हो आप। तो यहाँ पर हमारे पास में ऐसा एमपीएस कितना होगा, अगर ये 0.8 है तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में अगर के निकालना है तो के हम 1/एमपीएस भी तो लिख सकते हैं, तो 1/एमपीएस 1/0.2 हो जाएगा। ठीक है, और 5 क्या दिखाता है यहाँ पर कि फॉर एवरी 1 रुपी हमारे पास अगर इंक्रीज हो रहा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, तो टोटल नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी 5 रुपी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव is -0.1 at a certain level of income, what does this indicate about the average propensity to consume? देखो, टोटल नेशनल इनकम हमारे पास या तो पूरी की पूरी कंज्यूम होगी या सेव होगी, है ना, तो हमारे पास में y क्या होता है, c प्लस एस होता है। अब देखो, अगर हम डिवाइड करें पूरी की पूरी इक्वेशन को बाय इनकम y, ठीक है, ऐसे करते थे ना बचपन में, y अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई, तो ये हम अगर ऐसा लिख देते हैं तो आपके पास में क्या क्या चीजें आ रही हैं, आपके पास में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा, राइट। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया c अपॉन वाई, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ये हो गया। तो हमारे पास में 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, राइट। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर एपीएस आपका -0.1 है तो आपके पास में एपीसी कितना होना चाहिए, तो एपीसी आपके पास 1.1 हो जाएगा, राइट। इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो
तो एक नेगेटिव एपीएस हमें क्या दिखा रहा है, डिस सेविंग दिखा रहा है कि इकोनॉमी या इंडिविजुअल डिस सेविंग पर है, जिसकी वजह से जो टोटल कंजम्पशन है वो टोटल इनकम से ज्यादा है, राइट। अगर एपीसी हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेवल ऑफ कंजम्पशन हाई है और लेवल ऑफ इनकम से, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कब होता है, जब लो लेवल ऑफ इनकम है एंड हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट से भी कम है और लोगों को पास सेविंग या बोरिंग के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। सम ऑफ प्रोपेंसिटी एपीसी और एपीएस हमारा इक्वल टू 1 होगा, because every unit of income is fundamentally accounted for as either spent or not spent, ठीक है। नेक्स्ट जाओ, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, तो अब यहाँ पर बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो स्लोप था कंजम्पशन फंक्शन का, तो मार्जिनल हमारे पास क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज दिखाता है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बताएगा कि कितना कंजम्पशन चेंज होता है जब हमारे पास एक यूनिट इनकम की चेंज होती है। तो सी हमेशा किसका फंक्शन है, इनकम का फंक्शन है। और एमपीसी यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाता है कंजम्पशन का, तो हमारे पास डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है ना, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो कंजम्पशन हमारा वाई एक्सेस पर जाता है और एक्स एक्सेस पर आपके पास क्या आ जाता है, इनकम आ जाती है। और एमपीसी यहाँ पर स्टीपनेस दिखाता है, स्लोप दिखाता है, जो हमारी कंजम्पशन लाइन थी, याद है कंजम्पशन लाइन इस तरह से बनती जा रही थी। तो हमारे पास में फॉर अ लीनियर कंजम्पशन स्लोप हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट सी होगा। और नॉन लीनियर कंजम्पशन है तो एमपीसी स्लोप हो जाता है टेंजेंट का एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट आपके पास होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन में ए, ठीक है। और स्लोप ऑफ सी फंक्शन कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और ये आपके पास डेरिवेटिव सी भी आ सकता है ऐसा लिखा हुआ, तो उसको गलत मत समझना, वो यही मतलब होगा। और सी अपॉन वाई आपका यहाँ पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कीनेसियन थ्री सेक्टर मॉडल डिस्पोजेबल इनकम YD is consumption function in the consumption function is defined as, तो Y हमारे पास क्या है, टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट। तो थ्री सेक्टर मॉडल जो होता है इकोनॉमी, उसमें हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट, ठीक है। टोटल नेशनल इनकम जो है वो हमारी रिप्रेजेंट नहीं करती एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी हाउस होल्ड हैव अवेलेबल टू स्पेंड और सेव। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, नेट इनकम, जो कि हमारी गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू उसके बाद में रिमेन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसके साथ स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम के साथ में। तो जो टोटल अर्निंग्स होंगी हाउस होल्ड की, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्सेस को माइनस कर देंगे और किसको ऐड करते हैं हम यहाँ पर, ट्रांसफर पेमेंट्स को। तो वन वे पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ जा रही है, पेंशन, सब्सिडी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये हमारी स्पेंडिंग पावर को बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाओगे आप, तो देखो सी यहाँ पर आपका कंजम्पशन क्या है, ए प्लस बी वाई, राइट। और हमारे पास में ये क्या बन रहा था, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा था। तो वाई में हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, याद है आपको, तो तब हमारे पास कंजम्पशन जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, वाई माइनस टैक्सेस प्लस ट्रांसफर पेमेंट। Given the consumption function C is equal to 100 plus 0.75 y minus t, जहाँ पर t आपका 40 है, i आपका 50 है और g आपका 70 है, नेशनल इनकम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो y क्या होगा, c प्लस आई प्लस जी। और यहाँ पर हमारे पास में थ्री सेक्टर इकोनॉमी थी, इक्विलिब्रियम लेवल कैसे चेक हो रही थी, जब एग्रीगेट सप्लाई हमारी एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। तो हमारे पास में यहाँ पर कंजम्पशन कितना है, 100 प्लस 0.75 वाई माइनस 0.75 इंटू 40, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 50 है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 70 है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो 100 प्लस 0.75 यहाँ पर ब्रैकेट में y माइनस 40
फिर प्लस आपके पास 50 और 70, तो 7 और 5 12, 120 और 100 आपका 220 हो गया। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेना इस तरीके से निकाल कर, तो आपको आंसर मिलेगा y कितना होगा। ठीक है, तो y कितना है आपका, y यहाँ पर 760 आ जाएगा। ओके, सो ऑटोनॉमस स्पेंडिंग हमारी इकोनॉमी में कितनी हो रही है, ये हो जाएगी आपकी 190, एज इसको हम निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में जो मल्टीप्लायर है एमपीसी हमारे पास कितना है 0.75 है, तो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या होगा 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 0.75 0.25 हो गया, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं y को निकालने के लिए हमारे 4 को 190 के साथ में भी। ठीक है, तो ये आंसर 760 आ जाएगा। समझ में आ गया, y मल्टीप्लायर है और हमारे पास में 190 क्या था, 190 हमारे पास में बेसिकली कंजम्पशन था, राइट, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, चलो टोटल कंजम्पशन भी बोल सकते हैं इसको, स्पेंडिंग हमारी। Which of the following statements regarding the permanent income hypothesis Milton Friedman is correct in contrast to Keynesian absolute income hypothesis? देखो मिल्टन फ्राइडमैन का जो पीआईएच था, इन्होंने सिंपली यहाँ पर चेंज कर दिया कि कैसे इकोनॉमिस्ट जो है वो इनकम और कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। तो ये कैनिस की तरह बात नहीं करते, कैनिस किस पर फोकस कर रहे थे, करेंट या एब्सोल्यूट इनकम पर, फ्राइडमैन इनकम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमारे पास में अगर इनकम है तो इनकम में भी कुछ परमानेंट इनकम होगी और कुछ ट्रांजिटरी इनकम होगी। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन भी हमारा कुछ परमानेंट होगा और कुछ ट्रांजिटरी होगा। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास में परमानेंट इनकम कौन सी है, स्टेबल एक्सपेक्टेड इनकम है, जैसे आप सैलरी अचीव कर रहे हो, और ट्रांजिटरी इनकम अनएक्सपेक्टेड टेम्पररी गेन्स या लॉसेस, जैसे मान लो कि हमने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करा, बहुत अच्छे प्राइसेस मिल गए, है ना, वन टाइम हमारे पास में कोई भी चीज हो सकती है, इसमें हमारा वो भी आ सकता है लॉस भी। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, द एमपीसी आउट ऑफ ट्रांजिटरी इनकम इज ऑलमोस्ट जीरो। ऐसा क्यों है, देखो फ्राइडमैन का ये कहना था कि जो रैशनल कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने कंजम्पशन को स्मूथ रखते हैं ओवर देयर लाइफ टाइम, तो कंजम्पशन डिपेंड करता है जो उनकी परमानेंट इनकम है, तो हाउस होल्ड बेस करेंगे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऑन देयर परमानेंट इनकम। और बिहेवियर अगर बात करें हमारे किससे रिलेटेड, ट्रांजिटरी इनकम से रिलेटेड, तो ये हमारी टेम्पररी है, लोग सिग्निफिकेंटली अपनी कंजम्पशन हैबिट को इसके लिए चेंज नहीं करते हैं जब वो विंडफॉल रिसीव करें। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये उसको सेव कर लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यहाँ पर ट्रांजिटरी इनकम से अगर देखें तो नियर जीरो होती है, जबकि जो एमपीसी है वो आउट ऑफ परमानेंट इनकम बहुत हाई रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर बात करें फ्राइडमैन की, तो इनके लिए प्राइमरी ड्राइवर क्या होता है, परमानेंट या लॉन्ग रन इनकम, जिसमें कि जो एपीसी है वो एमपीसी के बराबर होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जबकि कैनिस के लिए तो ये गिरता जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। क्या एपीसी हॉराइजन की बात करें तो कैनिस का शॉर्ट रन था, इनका लॉन्ग रन फोकस होता है। और विंडफॉल गेन की बात करें तो इसको हम मोस्टली सेव करते हैं। Next question, when the consumption curve intersects the 45 degree line it represents the, देखो 45 डिग्री लाइन को हम क्या बोलते हैं, गाइडलाइन भी बोलते हैं, क्योंकि वो सारे पॉइंट दिखा रही है जहां पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारी टोटल इनकम के बराबर होगा। तो क्योंकि y हमारा c प्लस एस के बराबर है, तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पर ये दिखाता है कि व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। अगर कुछ कंज्यूम नहीं करा, मान लो 100 रुपए इनकम है तो 50 रुपए यहाँ पर खर्च किए, 50 आपने सेव करे। मान लो आपने 70 सेव करे, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 30 ही रुपए क्या किए, केवल कंज्यूम करे। तो व्हाट इज नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर जब होता है कंजम्पशन कर्व और 45 डिग्री लाइन का, तो हमारे पास y किसके बराबर हो गया, c के बराबर हो गया, टोटल इनकम हमारी अर्नड इक्वल टू टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन कंजम्पशन हो गया। अगर s हमारे पास जीरो होता है इस लाइन पर, ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जितनी भी इनकम है वो कंज्यूम हो गई तो कोई भी सेविंग नहीं होगी। एपीसी हमारा क्या होगा? एपीसी हमारा 1 हो जाता है क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन अपॉन इनकम 1 हो गई, सेम है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में अगर लेफ्ट साइड जाएंगे अपने इंटरसेक्शन के, तो आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में जो कंजम्पशन कर्व था वो अब 45 डिग्री रहेगा और नेगेटिव सेविंग्स होती है। डिस सेविंग की तरफ आप जाते हो। और अगर राइट साइड जा रहे हो तो कंजम्पशन कर्व आपका बिलो 45 डिग्री लाइन है, जिसका मतलब कंजम्पशन कम है और सेविंग ज्यादा हो रही हैं। सो प्रोपेंसिटीज अगर ब्रेक इवन पॉइंट पर देखें, सेविंग 0, एपीसी 1 और एपीएस अगेन 0। ठीक है, which factors can cause a shift in the consumption function as opposed to movement along the curve? तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा क्योंकि प्राइमरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है और एक चेंज यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉज करते हैं। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है वो यहाँ पर किसका है? इनकम का फंक्शन होता है। तो अगर इनकम हमारी बदलेगी तो हमारे पास में मूवमेंट होगी अलोंग द एग्जिस्टिंग कंजम्पशन कर्व। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हम एक हायर पॉइंट ऑफ लाइन पर जाएंगे अवर कंजम्पशन में। लेकिन अगर शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट कब होता है? जब पूरी की पूरी जो रिलेशनशिप है इनकम और कंजम्पशन की वो चेंज हो गई नॉन इनकम डिटर्मिनेंट्स की वजह से। ठीक है, ऐसे क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, वेल्थ हमारी रिच से लेकर पुअर तक जो है क्या यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो जो एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लोगों को लगता है कि भाई प्राइसेस जो है वो शार्पली राइज कर जाएंगे फ्यूचर में, ये शॉर्टेज हो जाएगी गुड्स की, तो वो कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करेंगे एंट्री लेवल ऑफ इनकम पर, तो इनका कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो भी हमारी इफेक्ट होती है और जो रिवॉर्ड फॉर सेविंग्स है वो भी। एक डिक्रीज हमें इंटरेस्ट रेट्स में देखने के लिए मिलता है जिससे बोरोइंग्स बढ़ती हैं और कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड जाता है। अगर वेल्थ बढ़ेगी तो कर्व आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऑप्टिमिज्म है फ्यूचर इनकम से तो भी अपवर्ड होगा। अगर डायरेक्ट एसेट्स बढ़ा दिए तो डाउनवर्ड और फाइनेंशियल इनोवेशन में अपवर्ड जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1/3 और 4th आपके करेक्ट है। अच्छा, ये लेवल ऑफ इनकम नेशनल इनकम बोल रहे हैं तो ये आपका मूवमेंट लेकर आता है ना कि शिफ्ट लेकर आता है। तो चेंज हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सेस में होगा। ठीक है, तो चेंज हमारे यहाँ पर एक्स एक्सेस रिजल्ट में होगा और मूवमेंट अलोंग द लाइन होगी ना कि शिफ्ट। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन फंक्शन का क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा रिलेशनशिप क्या है। एमपीसी क्या है? यहाँ पर आपका 1 माइनस एमपीएस है, राइट। तो यहाँ पर अगर एमपीएस आपका बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब कि एमपीसी डिक्रीज होगा। तो जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो कैसा होगा आपका? यहाँ पर एमपीसी हमें अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कंजम्पशन फंक्शन का और एमपीसी हमारा कांस्टेंट है तो कंजम्पशन फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर एमपीसी डिक्रीज कर रहा है तो जो स्लोप होगा कंजम्पशन फंक्शन का वो और छोटा लगेगा, लीस यहाँ पर लेस स्टीप स्लोप होगा। और हम जैसे जैसे राइट थिंग की तरफ आगे जाएंगे हमारी एक्सिस कर्व की तरफ, हम एक्सिस की तरफ पहुंचेंगे जिसमें हमने इनकम दिखाया है, एक्स एक्सिस पर इनकम दिखा रहे थे, याद होगा आपको। तो जो शेप है कर्व की वो फ्लैटर होती चली जाती है जैसे जैसे वो राइटवर्ड की तरफ मूव करता है और यहाँ पर एक नॉन लीनियर कॉनकेव फॉर्म बनाता है फ्रॉम बिलो, जो कि हमें कीनेसियन लॉ दिखाता है इन मोर रियलिस्टिक नॉन लीनियर फॉर्म। तो यहाँ पर लोग जैसे जैसे अमीर होते जाएंगे वो इंक्रीज ज्यादा कर लार्ज पोर्शन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर क्या होगा? डी आपका आंसर हो जाएगा, नॉन लीनियर और गेटिंग फ्लैटर, कॉन्वेक्स फ्रॉम अबव एंड कॉनकेव फ्रॉम बिलो। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है प्रॉपर आपको। तो अगर हम देखें हमारे कंजम्पशन कर्व की तरफ तो कांस्टेंट है अगर हमारा एमपीएस तो लीनियर बनेगा, अगर हमारा एमपीएस बढ़ रहा है तो नॉन लीनियर बनेगा और फ्लैट होता जाएगा, और अगर कम हो रहा है
तो नॉन लीनियर बनेगा लेकिन साथ में स्टीपर होता चला जाएगा। इसी के साथ में ये जो लेक्चर है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलना। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमारे 2 चैप्टर्स कवर हो गए।